अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 का हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट होगा वो है डोमेन यूकैरिया। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डोमेन यूकैरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो कहते हैं कि इसमें वो वाले तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास यूकैरियोटिक सेल जो है वो मौजूद होगा। एंड वी नो दैट कि यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, जिनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। और मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस है क्वेश्चन, वो मैंने उसका पूरा कंप्लीट आंसर जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उसमें वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूकैरिया के अंदर मेन कैरेक्टर स्टडी करेंगे वो इनका सेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें वो एनिमल सेल की ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, एक आउटर वॉल है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। एंड देन आपको उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं। ये सेंट्रल जो आपके पास ऑर्गेनेली है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और इसके अंदर आपको जो थ्रेड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है दिस इज़ डीएनए। ठीक है। एंड देन आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपके पास साइटोस्केलेटन है जिसने सेल को शेप प्रोवाइड की होती है, ऑर्गेनेलीज को मूवमेंट में हेल्प करता है। गोल्जी ऑपरेटर्स है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। लाइसोसोम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो मैंने एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई हैं। देन अब हम इसमें जो चीज़ स्टडी करेंगे वन लाइनर या 2 वर्ड्स में हम इनके फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करूं तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये प्रोटीन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन प्रोसेसिंग के अंदर। देन अगर मैं साइटोस्केलेटन की बात करूं तो साइटो का मतलब सेल होता है और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क जिसने सपोर्ट प्रोवाइड की होती है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो आपके पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो रिमेंबर ये सेल को जो साइटोस्केलेटन है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, प्लस उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट किसकी? आपके पास ऑर्गेनेलीज जो हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। तो साइटोस्केलेटन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो आपके पास ये 3 तरह की ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। फर्स्ट आपके पास आ जाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन आपके पास आ जाती हैं माइक्रोफिलामेंट्स, एंड देन आपके पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी होती हैं, ये प्रोटीन्स हैं। एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर लेते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प कर रही होती हैं जब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो स्पिंडल यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक हो गया। और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम मायोफिलामेंट की बात करें तो ये मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, कंट्रैक्शन में हेल्प करती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट अकर होती है। ठीक है, रिमेंबर जिसकी वजह से आपके पास मूवमेंट अकर होगी। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि प्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये आपके पास 2 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है आरईआर और एसईआर। तो ये पर्टिकुलरली आपके पास आरईआर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। देन आपके पास जो प्रोटीन बनती है वो आपके पास गोल्जी ऑपरेटर्स तक पहुंचा दी जाती है, गोल्जी ऑपरेटर्स उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक हो गया। एंड देन आपके पास कह लें कि उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है जहाँ जहाँ पे सेल को ज़रूरत होती है उस प्रोटीन की। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात कर लें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है सेल को। देन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें डीएनए होता है जो कि एक जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये एक्चुअली आपके पास इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें ज़हन में रखें। सेल की दो तरह की स्टेजेस आती हैं उसके लाइफ टाइम में, ठीक है। पहली आपके पास जो स्टेज आती है वो सेल की नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, और दूसरी आपके पास जो स्टेज आती है वो डिवाइडिंग स्टेज है। तो जब सेल की नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है तो आपके पास जो डीएनए है ये थ्रेड लाइक मौजूद होता है, उसकी शेप क्या होगी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और अगर डिवाइडिंग स्टेज की बात करें तो डिवाइडिंग स्टेज में जैसे ही सेल आएगा तो जो डीएनए होगा यही थ्रेड लाइक ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये कंडेंस होगा आपके पास ये एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा, या आप कह लें कि ये कंडेंसेशन कैसी होगी, ये कंडेंसेशन इज एक्चुअली आपके पास कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो उन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपके पास ये डीएनए रिवॉल्व या राउंड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पैकिंग यानी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। डीएनए कंडेंस होना शुरू हो जाता है और कंडेंस होकर आपके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ऊपर कह लें कि ये पैक होना शुरू हो जाता है, उनके गिर्द राउंड होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन होती है दिस इज़ द हिस्टोन प्रोटीन, और प्लस आपके पास डीएनए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये ऐसे लगते हैं जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ये आपने चैप्टर क्लास 10 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिख रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं किसी तरीके से ये पैकिंग होती रहती है, कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए की, ठीक है, कॉइलिंग प्लस सुपर कॉइलिंग। और उसके बाद आपके पास कह लें कि एक स्पेसिफिक शेप जो है वो डीएनए ले लेता है जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम सेंट्रोमेर का नाम देते हैं, एंड देन उसकी जो आर्म्स होती हैं उसको हम क्रोमाटिड का नाम देते हैं। क्लियर। उसके बाद कहते हैं आपके पास नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, डीएनए का जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब मूव करेंगे, नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि हमारा सेकंड पॉइंट होगा, रिप्रोडक्शन। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपके पास यूकैरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन सी तरह की होती है। तो कहते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखी गई है, सेक्सुअल प्लस आपके पास एसेक्सुअल। सेक्सुअल की बात करें तो उसमें मियोसिस होती है, और एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें माइटोसिस जो है वो देखी गई है यूकैरियोट्स के अंदर। मियोसिस में हमें पता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, और इसमें एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो उस स्टेप की वजह से इसमें क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कह लें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, ठीक हो गया। और एसेक्सुअल की बात करें माइटोसिस के अंदर तो उसके अंदर कोई ऐसा स्टेप नहीं होता जिसकी वजह से उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं होती, ठीक है। तो नो जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसके नतीजे में आपके पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो ऑफस्प्रिंग आपके पास एग्जैक्टली सेम होंगे एज देयर पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। इसके अलावा मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस में दोनों सेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्सेस मौजूद होते हैं। गमीट सेल प्रोड्यूस होते हैं जिसको यानी मेल गमीट को हम स्पर्म का नाम देते हैं और फीमेल गमीट को हम एग का नाम देते हैं। तो वो दोनों जब गमीट्स जो है फ्यूज़ करते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मेल है, मेल आपके पास प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, एंड देन अगर फीमेल की बात करें तो उनके जो गमीट्स होते हैं दीज आर एग्स। जब स्पर्म और एग्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उस फ्यूजन के प्रोसेस को हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है, फर्टिलाइजेशन जब होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपके पास एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन आपके पास इंडिविजुअल बनता है। तो रिमेंबर अगर हम मियोसिस की बात कर रहे हैं डेफिनेटली उसी में आपके पास दोनों सेक्सेस अलग अलग होते हैं।
तो जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल बनता है वो आपके पास जेनेटिकली डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेप जो मियोसिस के दौरान अकर होगा, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये क्रोमोसोम है और एक आपके पास ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपस में कहने की एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका ये जो एक सेगमेंट है वो इस क्रोमोसोम के पास चला जाएगा और इधर से ये वाला सेगमेंट उतर कर इस सेगमेंट की जगह आ जाएगा जो उतर के उसके साथ लगा है। तो इस तरीके से ये आधा सेगमेंट अपना इस क्रोमोसोम को दे देगा और ये वाला क्रोमोसोम अपना आधा सेगमेंट इस वाले क्रोमोसोम को दे देगा। तो इस तरीके से आपके पास एक्सचेंज होंगे जेनेटिक मटेरियल और आपके पास इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यूकैरियोट्स के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है, यानी इनके अंदर आपको पर्टिकुलरली अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, प्लस ऑर्गन सिस्टम्स। टिश्यूज़ अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम ह्यूमन की ही एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें आपके पास यू कैन लाइक नेम इट एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, आपके पास मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, आपके पास नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, एट्सेट्रा। देन आपके पास ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में हमारे पास स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है एंड अप टू सो ऑन। ऑर्गन सिस्टम में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। देन कहते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें आपको डोमेन यूकैरिया के अंदर देखने को मिलेंगी। अगला हमारे पास जो पार्ट आएगा दैट इज़ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो कह रहे हैं कि आपके पास डोमेन यूकैरिया में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं, जो डोमेन यूकैरिया के अंदर आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं यूकैरियोट्स, ये आपके पास ओरिजिनेट हुए हैं एक्चुअली फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और इसमें एक हाइपोथेसिस कहा गया है या दिए जाते हैं, साइंटिस्ट जो है एवोल्यूशन के एतबार से एक हाइपोथेसिस देते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। अब ये एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस क्या होता है? रिमेंबर, एंडो का मतलब हमारे पास इनसाइड होता है, सिम्बियोंट हमारे पास दो डिफरेंट कहने के जो सेल्स हैं या स्पीशीज़ जब मिल के रहती हैं तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें स्टोरी ये है कि आपके पास जो यू नो दैट के पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो दो ऑर्गेनेलिज हैं जिनका सिम्बियोटिक एंडो सिम्बियोटिक कहने के रिलेशनशिप पाया जाता है या एवोल्यूशनरी एतबार से वो अहमियत की हामिल हैं, तो उसमें दो ऑर्गेनेलिज आती हैं। एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। तो क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इनके पास अपना ही डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, यानी ये अपनी प्रोटीन्स वगैरह खुद बना सकते हैं, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एवोल्यूशन के एतबार से कहते हैं कि आपके पास जो बैक्टीरिया था यानी जो प्रोकैरियोट्स थे, आज से कुछ सेवरल मिलियन ईयर्स आप पीछे जाएं तो जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक सेल के तौर पे तब रहा करते थे। तो प्रोकैरियोट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को खा लिया। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं ये दोनों ने क्या किया, थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के साथ मिलके कहने के एक मादा किया। उन्होंने कहा कि आप हमें ना खाएं, हम आपको फ़ायदा देंगे और जो है उसके नतीजे में आपको एक काम जो हमारा करना पड़ेगा वो यही है कि आप हमें डाइजेस्ट ना करें और आप हमें किल ना करें। तो प्रोकैरियोट ने कहा अच्छा मैं सोच के बताऊँगा। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऑब्वियसली कि एज अ मुस्लिम वी डोंट बिलीव इट, लेकिन जो साइंटिस्ट एवोल्यूशनरी जो साइंटिस्ट हैं तो उनके मुताबिक यही है कि इन दोनों ने आपस में एक मुआहदा कर लिया। प्रोकैरियोट्स ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें शेल्टर देता हूँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि ठीक है बदले में मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा, और क्लोरोप्लास्ट ने कहा कि बदले में मैं तुम्हें फूड बना कर दूंगा बाय यूजिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसी सारी कहानी को हम एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस का नाम देते हैं।
लेक्चर 4 का हमारा जो पार्ट 1 था डोमेन यूकैरिया का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। देन हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पार्ट 2 जिसमें हम हायरार्किकल सिस्टम और किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकैरिया को डिस्कस करेंगे।